हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। लास्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं सम परमाणविक अणुओं का एमओटी डायग्राम। आज अपन डिस्कस करेंगे विषम परमाणविक अणुओं के लिए एमओ डायग्राम। लास्ट के अपन ने 2-3 लेक्चर पढ़े हैं जिसमें अपन ने सभी सम परमाणविक अणु जैसे लाइक H2, C2, N2, O2 इनके अपन ने क्या कर लिए, एमओ डायग्राम को डिस्कस किया और उस एमओ डायग्राम के आधार पर अपन के उनके बंधक्रम को और उनके स्थायित्व को क्या किया अपन ने समझाया। आज अपन डिस्कस करेंगे विषम परमाणविक अणु के लिए एमओ डायग्राम। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपने पास होगा विषम परमाणविक अणुओं के लिए विषम परमाणवीय अणुओं का अणुकक्षक आरेख, एमओ डायग्राम। विषम परमाणवीय अणु का एमओ डायग्राम, अणुकक्षक के आरेख, अणुकक्षक चित्र। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन ने पहले जो डिस्कस किया था वो सम परमाणविक अणु थे जिसमें C2, N2, O2 था। अब अपने पास जो डिस्कस कर रहे हैं अपन वो किसका कर रहे हैं, विषम परमाणविक अणुओं का कर रहे हैं। अब विषम परमाणविक अणुओं में जो पहला एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन CO मॉलिक्यूल। किसका ले रहे हैं अपन, CO का। किसका डिस्कस कर रहे हैं अपन, CO का, CO। हाँ जी भाई, जो आपके पास जो CO अणु है, CO अणु में आपके पास 2 एटम्स आपके पास प्रेजेंट है। एक एटम आपके पास है कार्बन और दूसरा आइटम आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है और दोनों की ऊर्जाएं भी थोड़ी सी क्या होती है, भिन्न होती है। क्योंकि अपने कहते हैं कि नाभिक के नज़दीक कौन पड़ता है, ऑक्सीजन पड़ता है कंपेयर टू आपके पास किसका, कार्बन का। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो आपके पास लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट किसके ऊपर लगेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लगता है। इसलिए इनकी ऊर्जा क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है और कार्बन की ऊर्जा क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब जब अपन अणुकक्षक आरेख बनाएंगे इनका, तो अणुकक्षक आरेख बनाते वक्त अपन को अणुकक्षक आरेख अपन बनाएंगे तो अणुकक्षक आरेख में अपन को क्या देखना होता है, एनर्जी देखना होता है। ये आपके पास क्या होता है, ऊर्जा का क्रम होता है, राइट। अब ऊर्जा का क्रम होता है तो अपन ये कह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या दोनों की समान ऊर्जाएं होती है क्या, तो अपन बोलेंगे दोनों की समान ऊर्जा नहीं होती है। क्योंकि अपन ये कहते हैं कि जब समपरमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, जब समपरमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती है वो आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। उनमें से आधे आपके पास बंदी होते हैं, आधे क्या होते हैं अपने पास विपरीत बंदी होते हैं। ठीक है ना, या सिमिलर यहाँ पर भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अपने कह रहे हैं कि क्या दोनों की बिल्कुल सेम होगी, तो अपने कहेंगे दोनों की समान नहीं होती है। ऑक्सीजन की थोड़ी सी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नाभिक के क्या होता है, पास में पड़ता है, इसलिए इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश लगने की वजह से इनकी ऊर्जा थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। तो यदि यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही सिमिलर जैसे अपन ने CO, N2, O2 इनका जो डायग्राम बनाया था, सिमिलरली उन्हीं की तरह अपन का यहाँ पर भी अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम में अपन को पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा दोनों का। तो सबसे पहले अपन यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अपने पास 1s2, 2s2 और 2p2। सही है, 2 2 4 2 6। उसी तरह अपने पास दूसरा अपने पास O2 है। O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है भाई, हो गए 8, क्योंकि ऑक्सीजन 8 पे पड़ता है, कार्बन 6 पे पड़ता है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास खत्म हो गया। अब अपन अणुकक्षक आरेख बनाएं तो अणुकक्षक आरेख में अपने पास होते हैं बंदी कक्षक, मतलब आपके पास एक साइड ले लेंगे अपन, यहां से ले ले कार्बन का ले लीजिए आप, ये आपके पास कार्बन का 1s कक्षक, कार्बन का 1s कक्षक, राइट। इधर भी आपके पास किसका, ऑक्सीजन का 1s कक्षक। थोड़ी सी ऊर्जा आपके पास क्या होगी, कम होगी। ये हो गया अपने पास 1s कक्षक, किसका, कार्बन का। किसका बात कर रहे हैं अपन, CO अणु का अपन क्या कर रहे हैं, एमओ डायग्राम बना रहे हैं। तो CO अणु का कार्बन, 1s का कार्बन,
एटॉमिक ऑर्बिटल है AO, इधर आपके पास वही 1s, यहाँ पर भी कार्बन, ये भी कौन सा ऑर्बिटल है अपने पास AO, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ये किसका है अपने पास ऑक्सीजन का है और ये किसका अपने पास कार्बन का है। क्लियर है। मैं ये कहूँ कि 1s में तो दोनों में, इसमें भी 1s2 है, इसमें भी क्या है 1s2 है, तो एक साइड तो अपन ने लिख लिया कार्बन का एमओ डायग्राम, एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम, एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरी जगह अपन ने किसका लिख लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अपन इसमें क्या करा दे, अतिव्यापन करवाएंगे, तो अतिव्यापन कराने पर आपके पास बंदी व प्रतिबंधी कक्षकों का क्या होगा निर्माण होगा। ये लो साहब, ये आपके पास हो गया बॉन्डिंग और ये हो गया आपके पास एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि दो ही है आपके पास। 1s खत्म, 1s के बाद में आप किस पे चलोगे कार्बन के 2s पर, इलेक्ट्रॉन्स भर लें अपन, और इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद यदि अपन बात करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी अपने पास 1 2 3 और 4। क्लियर है। अब उसके बाद में किस में चल जाए अपन 2s कक्षक में, चलिए 2s के लिए ये लो आपके पास 2s कक्षक, यहाँ ले लूँ 2s को, 2s, इधर भी 2s ये रहा। ठीक है भाई। अब 2s में भी आपके पास क्या होता है, ये किसका है कार्बन का, ये किसका है ऑक्सीजन का, इसमें भी वही बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग। यहां से अपन देख लेते हैं, इसे बनाएंगे डायग्राम को। ओके, अब देखो 2s का आपके पास बॉन्डिंग और 2s का क्या होगा अपने पास एंटी बॉन्डिंग। ये लो साहब, ये 2s का हो गया, 2s का बॉन्डिंग, 2s का ही एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2s में 2 है, इसमें भी क्या है 2 है अपने पास, भर दो, दोनों को फिल कर दो। क्लियर, 1 2 3 4। क्लियर। उसके बाद में अपन यदि बात करें नेक्स्ट अपने पास 2s के बाद में क्या चलेगा 2p, 2s के बाद में क्या चलेगा अपने पास 2p। अब 2p में अपने पास यहाँ पे एक विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है कम होती है, तो नाभिक के समीप होगा, इसलिए यहाँ पर जो 2s कक्षकों की ऊर्जा 2p कक्षकों से भी क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है। जो 2p कक्षक अपन ले रहे हैं, 2p कक्षक आपके पास आ गया, ये लो साहब, ये p कक्षक है आपके पास, और एक p कक्षक ये रहा। एक p कक्षक किसका है कार्बन का, और ये p कक्षक किसका है ऑक्सीजन का। अतिव्यापन करेंगे, अतिव्यापन करने के बाद में अपने पास 3 3 कितने बनेंगे 6 कक्षक बनेंगे। 6 में से आधे बंदी और आधे क्या होते हैं विपरीत बंदी होंगे। तो बंदी कक्षकों में अपन यदि यहाँ पर बात करें तो आपके पास अकॉर्डिंग टू हिट्रोसाइक्लिक, मतलब हिट्रो यदि अपन विषम चक्रीय आपके पास है, तो इसमें आपके पास 2 क्या बनेंगे नीचे 2 1 2 2 1 1 2 2 2 और 1 1 2 2 1। ये आपके पास डायग्राम बनता है। क्लियर है कि अब देखो इसमें क्या है 2s की ऊर्जा क्या होती है थोड़ी क्या होती है अधिक होती है, और 2p की एनर्जी क्या होती है थोड़ी कम होती है। किससे आपके पास यहाँ पर जो बंदी कक्षक है उनसे ऊर्जा क्या होती है अपने पास अबंदी कक्षकों की क्या होती है ज़्यादा होती है। इसके पीछे रीजन है कि ऑक्सीजन आपके पास होता है उस पर ज़्यादा अपने पास क्या लगता है ऊर्जा, मतलब नाभिक के जस्ट पास होता है, और नाभिक के जस्ट पास होने की वजह से कंपेयर टू आपके पास कार्बन पे उन पर प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है अधिक लगता है, इसलिए उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है कम हो जाती है। जब अपन CO डायग्राम की बात करते हैं तो CO डायग्राम में अपने कहते हैं कि CO की एनर्जी में 2s की एनर्जी अपने पास ज़्यादा होती है कंपेयर टू 2p के। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो तो 2 4 2 को किस में है कार्बन वाले में, कार्बन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स,
1 2, जबकि आपकी बात करें ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या है प्रेजेंट्स है। ठीक है, अब इनको अपन करें भरे तो अपन यहाँ से करेंगे, देखो 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये लो कंप्लीटली अपन ने फिल कर दिया। अब इनको नंबरिंग दे, नाम दे दो। ठीक है, ऑर्बिटलों को नाम कर दो। ये लो, इन ऑर्बिटलों का कर दीजिए, नाम कर दीजिए। इसको क्या बोलोगे आप 1s सिग्मा, इसे क्या बोलोगे 1s सिग्मा स्टार। ठीक है, इसे क्या बोलोगे आप 2s सिग्मा, इसे क्या बोलोगे 2s सिग्मा स्टार। क्लियर। उसके बाद में यहां पर अपन बात करें, क्या बोलोगे सिग्मा 2pz। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। उसके बाद में अपन बोलेंगे यहां पर पाई 2px पाई 2py, और यहां पर क्या लिखोगे आप पाई स्टार 2px, और यहां पर क्या लिखोगे पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। क्लियर है। ये आपके पास क्या होता है एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम किसका CO का। ठीक है बेटा, तो इसको देखो एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम में थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूँ आपके सामने, ये देखिए। अब इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इनके बंध क्रम और इनके चुंबकीय व्यवहार की भी अपन क्या कर सकते हैं गणना की जा सकती है। बंध क्रम और चुंबकीय व्यवहार की भी क्या की जा सकती है गणना की जा सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास वही जो अपन करते आ रहे हैं, सबसे पहले आपका चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार। हाँ जी भाई, चुंबकीय व्यवहार क्या होगा, तो आप बोलोगे कौन सी प्रकृति का होगा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का, क्योंकि देखो युग्मित 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 लास्ट तक अपने पास क्या है पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे कौन सी प्रकृति का होगा अपने पास प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होगा ये प्रतिचुंबकीय नेचर, प्रतिचुंबकीय। कौन सी प्रकृति हो जाएगा ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति। ठीक है भाई, अब अपन का बात करें दूसरा क्वेश्चन अपने पास बंध क्रम, बंध क्रम। हाँ जी भाई, बंध क्रम बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में अपने पास 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10, तो अपने पास बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कितने अपने पास 2 2 4, तो 10 में 4 के तो अपने पास 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचा अपने पास 3, मतलब CO अणु का जो बंध क्रम होता है अपने पास वो कितना होता है 3 होता है। CO अणु का बंध क्रम कितना होता है अपने पास 3 होता है। ठीक है, और इस बंध क्रम के आधार पर ही अपन उसके क्या कर सकते हैं स्थायित्व की क्या की जा सकती है व्याख्या की जा सकती है बेटा। ठीक है, यदि अपन CO का अपने पास बंध, अब देखो CO हो जाए चाहे CO माइनस हो जाए चाहे CO प्लस हो जाए, यदि आपसे पूछा जाए, ये आपके 23 का क्वेश्चन है सेमेस्टर फर्स्ट में जो 24 में लगा है जस्ट अभी जैन में, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको किसका बनाना है अपन को कि CO का एमओ डायग्राम बनाइए। ठीक है, CO का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है, या ऐसे पूछ सकता है विषम परमाणुीय यौगिकों का अणुकक्षक आरेख बनाइए, तो वैसे अणुकक्षक आरेख आपको बनाना है। वैसे इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का 1s देखो, ये कार्बन का 1s, ये 2s और ये कार्बन का 2p, इधर ऑक्सीजन का 1s 2s, ये ऑक्सीजन का 2p। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके पास 2s की एनर्जी 2p से भी क्या होती है ज़्यादा होती है। जो 2p के बंदी कक्षक है उनकी एनर्जी से क्या होती है 2s की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है। बस इतना सा ध्यान रख लेना डायग्राम बनाते वक्त, तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं।
यदि दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ से बात करें तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछेगा, देखो मैं यहीं से कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यदि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन से बोलेगा कि आपको उसका क्या करना है, कोई यौगिक देगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल्स आपके सामने ले लूं कि क्वेश्चन आपसे देगा, वो क्वेश्चन देगा जैसे CO माइनस और CO प्लस, ठीक है, CO माइनस और CO प्लस, इनके स्थायित्व की क्या करो, व्याख्या करो, या आप इनके स्थायित्व को बढ़ते क्रम में क्या करो, व्यवस्थित करो। यदि इनके स्थायित्व को बढ़ते क्रम में आपसे व्यवस्थित कराता है तो अपन उनका क्या करेंगे, बंद क्रम निकालेंगे, और बंद क्रम के निकालने के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इनके स्थायित्व की क्या कर सकते हैं, व्याख्या की जा सकती है। ठीक है भाई, तीनों का बंद क्रम निकाल लेंगे। पहले CO अणु का, जैसे इसने माइनस बोला है, माइनस मतलब जैसे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। सेम एज इट इज जैसे अपन ने N2 का N2 माइनस और N2 प्लस का किया है, सेम एज इट इज जैसे अपने O2 माइनस का किया है, सेम एज इट इज अपने पास यहाँ चलेगा कि आपके पास प्लस किया है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, माइनस किया है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बढ़ा दो। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो उसके स्थायित्व की अपन क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना आपको। ऐसे करके पहला आपके पास समपरमाणविक अणु, विषम परमाणविक अणु का जो एग्जाम्पल्स था अपने सिलेबस में, वो CO अणु का क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक और अपने पास NO, ठीक है, दूसरा विषम परमाणविक अणु अपने पास कौन सा है, वो NO है। और NO का भी आपको अणुकक्षक डायग्राम इसी तरह बनाना जिस तरह अपन ने किसका बनाया है, CO का बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास NO का अणुकक्षक आरेख। NO विषम परमाणविक कक्षकों का अणुकक्षक आरेख। क्वेश्चन बोला था कि आपको किसी का आरेख बनाना है, कौन सा, विषम परमाणविक अणु का। हो सकता है वो समपरमाणविक अणु के लिए पूछ ले, हो सकता है उनके स्थायित्व के बारे में पूछ ले। तो चाहे स्थायित्व के बारे में पूछे, चाहे उसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में पूछे, चाहे उनके बंद क्रम के बारे में पूछे, चाहे आपके पास उसका डायग्राम बनाए, सबके लिए आपको MO डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो यदि अपन यहाँ पर वही NO के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पर N और ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में की आकार में ज़्यादा अंतर नहीं, कंपेयर टू अपन किसकी बात कर रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर आपके पास जब नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का अणुकक्षक आरेख अपन बनाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अणुकक्षक आरेख में दोनों के आकार में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इनकी ऊर्जाओं में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसी के कारण दोनों नाभिक के समीप है, दोनों बिल्कुल नाभिक के समीप है, इसलिए लगभग प्रभावी नाभिक के आवेश भी दोनों पर क्या लगेगा, समान लगेगा। प्रभावी नाभिक के चार्ज जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी क्या लगेगा, समान लगेगा। तो अब अपन बात करें जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास समान लग रहा है तो अब अपन ये कहेंगे कि क्या यहाँ पर भी 2s की एनर्जी, 2s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा जाएगी। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर आपके पास 2s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों की ऊर्जा, दोनों का आकार लगभग क्या है, अपने पास से समान है। इसलिए आपके पास अब यहाँ पर आपका जो एमओ डायग्राम बनेगा वो उसकी तरह नहीं बनेगा। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे सबसे पहले मैं लिखूँ NO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो NO में कौन कौन से अपने पास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2, 2s2 और 2p3। दूसरा अपने पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2, 2s2, 2p4। सही है। अब बात करें अपन, बनाए डायग्राम, यहां पर बना देते हैं ऊर्जा, सही है। अब बात करें 1s की, 2s की,
ये आपके पास 1s हो गया, ये भी आपके पास 1s हो गया, किसका है 1s, तो अपन कहेंगे ये आपके पास हो गया नाइट्रोजन का, ये आपके पास किसका हो गया, ऑक्सीजन का। हाँ जी, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s आपस में अतिव्यापन करेंगे, बंदी और प्रतिबंधी, एक बंदी बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, प्रतिबंधी बनेगा। ठीक है भाई, बंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, ये हो गया 1s में हो गया। दूसरा अपन चले 2s में, ले लो साहब 2s का भी ले लो, ये लो 2s, और ये भी आपके पास 2s हो गया, ये भी किसका है, नाइट्रोजन का, ये भी 2s किसका है, नाइट्रोजन का। ये भी अतिव्यापन करेंगे, 2s बॉन्डिंग, और 2s ही क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। उसके बाद में अपन क्या लेंगे, 2s के बाद में थ्री पी 2p, ये हो गया नाइट्रोजन का, ये हो गया यहाँ पर 1 2, फिर 2 और ऊपर क्या ले लें, 1। ये लो 1 हो गया। अब इसका भी लिख दिया अपन, यहाँ पर क्या होगा अपने पास 2p, यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास 2p। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ठीक है, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, तो p में अपने पास है 3 इधर है और 4 इधर है, तो नाइट्रोजन की जगह 3 के तो 3 नाइट्रोजन के लिख देंगे और 4 उधर लिख देंगे, 1 2 3, और इधर कितने 4 है ऑक्सीजन के, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने यहाँ पे फिल कर दिए। राइट। अब करें इसको करें तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। मतलब आपके पास जो NO का विषम परमाणु अणु का डायग्राम है वो आपके पास क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, NO चुंबकीय होगा। तो इस आधार पर अपन बता सकते हैं कि यदि मैं ओनली आपके सामने कहूं कि आप इस P को देखिए, किसको देखिए आप, इसे P को देखिए ओनली, और PK में अपन यदि बात करें तो P कक्षक में अपने पास कितने एकमितीय इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और एक आपके पास क्या है, एकमित इलेक्ट्रॉन, सिंगल एकमित इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसलिए अपने कहेंगे कि आपके पास जो NO अणु है, NO आपके पास है वो कौन सी प्रकृति का अपने पास है, तो अनुचुंबकीय प्रकृति का है। NO कौन सी प्रकृति का अपने पास, अनुचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का है, अनुचुंबकीय प्रकृति का है। ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं आपके पास कि बंध क्रम की मैं बात करूं आपसे, तो बंध क्रम क्या होगा, बंध क्रम, तो बंध क्रम की बात करेंगे अपन तो देखो वही P का देख सकते हो आप यहाँ से, तो 2 2 4 2 6 तो आपके पास क्या है बॉन्डिंग में, ये ओनली मैंने PP की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये काउंट की, क्योंकि देखो 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 0 हो गया, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में क्या हो गया 0 हो गया, तो ओनली P की ले लो ना आप लोग। तो 2 2 4 2 6 माइनस 1 क्या है एंटी बॉन्डिंग में, कितना बचा अपने पास 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 कितना हो गया अपने पास
5/2 अपने पास क्या हो गया 2.5। ये आपके पास इसका हो गया आंसर NO का अणुकक्षक आरेख, जिसमें अपने पास कितना आ रहा है आंसर 2.5, मतलब बंद क्रम कितना आ रहा है 2.5। तो सिमिलर वही क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर कि यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास NO प्लस और NO माइनस, इनके स्थायित्व का क्या दो, बढ़ता क्रम दो। तो स्थायित्व का बढ़ता क्रम किसके आधार पर दोगे, तीनों का डायग्राम बनाओगे। तीनों का डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना है कि CO की जैसे नहीं बनेगा विषम परमाणु कणों में, लेकिन फंडा आपके पास वही रहता है जैसे अपन ने O2 का और F2 का लगाया था। क्या कि P कक्षकों के लिए जब F2 और O2 डायग्राम आप बना रहे हैं तो आपको वही लगाना पड़ेगा 1 2 2 1 आपके लिए, चाहे वो C हो चाहे वो NO हो, कोई सा भी विषम परमाणविक अणु हो उनके लिए आपको कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, यही आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसे करके अपन किसी भी द्विपरमाणविक अणु, चाहे वो समनाभिकीय हो चाहे वो विषम नाभिकीय हो, MOT सिद्धांत के आधार पर उनके चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या, उनके स्थायित्व की व्याख्या, उनके बंद क्रम की व्याख्या अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ऐसे करके आपके पास क्या होता है, MOT कंसेप्ट क्या होता है, खत्म होता है विषम परमाणविक अणु के लिए और समपरमाणविक अणु के लिए। अब अपने पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चंस आपके पास ये आता है कि MOT VBT से श्रेष्ठ क्यों है। भाई MOT क्या है अपने पास, VBT से श्रेष्ठ क्यों है, क्या रीजन है, क्योंकि MOT भी आपके पास चुंबकीय व्यवहारों की व्याख्या करती है और उनके स्थायित्व के बारे में बताती है। ठीक है ना, और MOT भी आपके पास चुंबकीय व्यवहारों की व्याख्या कर रही है, उनके स्थायित्व को बता रही है। इनमें भी अतिव्यापन हो रहा है, उसमें भी क्या होता है, अतिव्यापन होता है। समानताएं बता रहा हूँ, दोनों में अतिव्यापन होता है नहीं होता है। ठीक है भाई, दोनों ही बंद क्रम बंद स्थायित्व और ऊर्जा के बारे में बात करता है, ये भी अपने पास बंद क्रम बंद स्थायित्व ऊर्जा के बारे में बात करती है। लेकिन फिर असमानताएं हैं, तो असमानताएं मतलब श्रेष्ठ क्यों है, तो अपन कहेंगे कि सबसे पहले श्रेष्ठता ये है कि यदि द्विपरमाणुक अणुओं की बात करूं, लाइक ऑक्सीजन की मैं बात करूं, तो अपने कहते हैं कि VBT सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन अपने पास कौन सी नेचर का होता है, तो अपने कहते हैं कि ऑक्सीजन अपने पास कौन सी नेचर का होता है, प्रकृति चुंबकीय प्रकृति का होता है। लेकिन MOT सिद्धांत के आधार पर ज्ञात किया गया, अणुकक्षक आरेख में देखा गया, जो कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध है कि O2 आपके पास कौन सी प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, जिसे अपने डिस्कस भी किया, देखा भी अपने उस डायग्राम को ऑब्जर्व किया, जिसमें अपने देखा था कि एंटी बॉन्डिंग में आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या था, उपस्थित था। तो इसीलिए कहा जाता है कि MOT आपके पास VBT से क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ये आसानी से किसी भी द्विपरमाणुक अणु, चाहे वो समनाभिकीय हो चाहे वो विषमनाभिकीय हो, उनके स्थायित्व की क्या कर सकती है, ये यहाँ इसके आधार पर अपन उनके स्थायित्व की क्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। ठीक है भाई, तो अब ये हो गया MOT VBT का। या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि O2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, O2 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, समझाइए क्यों। तो आप O2 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है MOT सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा कि यदि आपसे कहे कि किसी भी कोई ऐसे क्वेश्चन लिख दे, NO प्लस NO माइनस, इनके स्थायित्व को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनके स्थायित्व को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो भी आप उन्हें क्या कर सकते हो, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो, और घटते क्रम में भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे करके आपके पास क्या होता है, MOT कंसेप्ट खत्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में अपन यहीं पर एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक डाला हो अपने पास, डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है भाई, सबसे पहले अपने कहेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है ना भाई, डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मोमेंट, सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो अपन कहेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है अपने पास, तो दो ध्रुवों के बीच की दूरी तथा उनके आवेश का गुणनफल क्या कहलाता है अपने पास है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
ठीक है भाई। तो द्विध्रुव आघूर्ण की सबसे पहले डेफिनेशंस क्या होती है, इसमें कुछ कुछ ही लाइनें अपन को याद रखनी है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, तो अपन क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी, दो नाभिकों के बीच की दूरी तथा उनके ध्रुव बोल सकते हो या नाभिक बोल सकते हो, दो नाभिकों के बीच की दूरी, दो नाभिकों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो नाभिकों के बीच की दूरी तथा उनके आवेश का गुणनफल, आवेश का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है भाई, अपने कह सकते हैं दो ध्रुवों के बीच की दूरी तथा उनके आवेश का गुणनफल क्या कहलाता है, अपने पास है द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे अपने कहें कि आपके पास ये कोई नाभिक है, ठीक है, यहां पर अपने पास ये प्लस ये नाभिक है, तो अपन कह रहे हैं नाभिकों के बीच की दूरी r, ठीक है, नाभिकों के बीच की दूरी r तथा इनके आवेश का गुणनफल, तथा इनके आवेश का गुणनफल क्या कहलाता है, अपने पास है द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, म्यू इक्वल टू क्या होता है अपने पास, Q इंटू डी, कि द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी इकाई क्या होती है अपने पास, डे बाय होती है, इकाई क्या होती है इसकी, इकाई क्या होती है अपने पास, डे बाय होती है, इकाई क्या होती है अपने पास, डे बाय होती है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, अपन ये कहते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत ऋणता पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे अपने पास विद्युत ऋणता बढ़ेगी, द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि दो ध्रुवों के बीच की दूरी है, तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत ऋणता बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। विद्युत ऋणता बढ़ने पर, विद्युत ऋणता बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान, विद्युत ऋणता बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणता बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आपके पास विद्युत ऋणता बढ़ेगी उसमें क्या बढ़ेगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि दो ध्रुवों के बीच की दूरी तथा उनके आवेश का गुणनफल अपन क्या कह रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं। तो जैसे अपने कहते हैं कि विद्युत ऋणता बढ़ रही है तो उनके बीच में जो आवेश है उनमें वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अपन कहते हैं कि विद्युत ऋणता बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप यदि बात करें, कुछ ऐसे अणु होते हैं जैसे विद्युत ऋणता को अपन सदिश राशि होती है, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है जिसकी दिशा
जिसकी दिशा कम विद्युत ऋणता से कम विद्युत ऋणी परमाणु से कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर होती है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर होती है। ठीक है भाई, जिसकी दिशा कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर होती है, इसे निम्नलिखित तीर से प्रदर्शित करते हैं। इसे निम्नलिखित तीर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहाँ से यदि मैं कहूँ ये ए है और ये बी है, तो अपन कहेंगे कि बी की विद्युत ऋणता, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बी की विद्युत ऋणता ए से क्या है, ए से अधिक है। ए से अधिक है। बी की विद्युत ऋणता आपके पास क्या है, ए से अधिक है। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपके पास डाइपोल मोमेंट। अब अपन कहते हैं कि कुछ अणु होते हैं जिनमें अपन, कुछ परमाणु होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं, उनमें डाइपोल मोमेंट का कैसे पता करते हैं। बड़ी ये तो पता होता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी इकाई अपन को पता है, जिसे डेबाई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है जिसे इस तीर से दर्शाते हैं। अब आपके पास कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनका अपन को क्या बताना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण बताना होता है। उस द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कैसे पता करें, उसके बारे में अपन बात करेंगे। कि यदि मैं कहूं कि आपके पास यदि सभी तीरों का सदिश योग हो, यदि सभी द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास जो दिखा रहे हैं सभी यौगिकों का सदिश योग हो, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। पहला कंसेप्ट है कि यदि सभी सदिशों का सदिश योग हो, यदि सभी ध्रुवों का आपके पास जो तीर आपने दर्शा रहे, प्रदर्शित करने का तरीका आपने दिखाया है, उनका क्या हो, सभी राशियों का सदिश योग हो। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ, सभी राशियों का सदिश योग हो तो आप उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। यदि आपके पास दूसरा अपने कह सकते हैं कि कुछ राशियां ऐसी होती है जिनका सदिश योग होता है फिर भी उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, तो अपन उसके पीछे रीजन देंगे कि ऐसे यौगिक जिनका सदिश राशियों का योग होता है लेकिन उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। उनके लिए अपने बोलते हैं कि उनकी ज्यामिति क्या होती है, अनसिमेट्रिक होती है, असम्मित होती है। तो असम्मित ज्यामिति वालों का सभी का द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये दो कंसेप्ट याद रखने, सभी सदिश राशियां जिनका अपने पास सभी राशियों का योग हो रहा है तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यदि सदिश राशियां नहीं है तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे अपन एक एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें सदिश राशियों का योग दिखा देते हैं। ठीक है, कि द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा या नहीं होगा। सबसे पहले यदि अपन बात करें CO2 PCl3 जिनके बंद कोण का मान अपने पास रेखीय ज्यामिति है लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल्स लूं मैं, यहां पर CO2 की मैं बात करूं, CO2 की, ठीक है, CO2 की अपन बात करें तो C डबल बॉन्डेड O
डबल बॉन्डेड O, ठीक है। यहाँ पर यदि अपन द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करें तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, सदिश राशियों का योग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा क्या म्यू इक्वल टू 0? तो अपन कहते हैं कि यदि सदिश राशियों का योग नहीं होता है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है अपने पास से? म्यू इक्वल टू अपने पास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना भाई कि CO2 PCl जिनके बंध कोण का मान 180 डिग्री है, वह ज्यामिति आपके पास रेखीय होती है जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि द्विबंधों के बंध आघूर्ण का मान समान है किंतु क्या है? विपरीत दिशा में है। समान है लेकिन क्या है? विपरीत दिशा में। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, लेकिन अपने कहा है कि सभी सदिश राशियों का योग होता है तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ राशियां जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर NH3 है, NH3 है अपने पास, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। तो देखो यहाँ पर जो सदिश राशि है उनका योग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बेटा लोन पेयर है, लोन पेयर भी अपना द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है लेकिन विपरीत दिशा में प्रदर्शित करता है। मैंने 3 रूल बताए द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए, वापस सुन लीजिए। पहला द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका है कि सभी सदिश राशियों का योग है, मतलब जिनकी विद्युत ऋणता कम है और जिनकी विद्युत ऋणता अधिक है, और सभी की सभी ग्रुप जो यौगिक आपके पास लगे हुए उनकी विद्युत ऋणता क्या है? कम है, तो सदिश राशियों का योग होगा। और यदि सदिश राशियों का योग है तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, पहली बात। दूसरा मैंने बोला कि कुछ ऐसे यौगिक है जिनमें सदिश राशियों का योग नहीं होता है फिर भी उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। उसमें आपके पास मात्र वही एग्जाम्पल है जिनकी सममिति ज्यामिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सममिति ज्यामिति। यदि सममिति ज्यामिति वाले यौगिक है, लाइक अपने पास क्या है? CO2 रेखीय ज्यामिति होती है। कौन सी होती है इसकी ज्यामिति? रेखीय होती है। और रेखीय और बंध कोण का मान क्या होता है अपने पास? 180 डिग्री होता है। ज्यामिति क्या होती है? रेखीय होती है। वो बंध कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सिमिलर अपने कहें कि CH4 की मैं बात करूं, CH4 की मैं बात करूं तो CH4 में आपके पास क्या है? CH4 में भी अपने पास क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सेम ग्रुप अपने पास चारों तरफ। तो अपन क्या बोलेंगे? अपने यहाँ पर भी क्या हो जाता है? म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है। होता नहीं होता है? तो CO2 हो गया, रेखीय ज्यामिति हो गई। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपका सदिश योग ये होगा, ये NH3 की जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी जा रहा है, सभी सदिश राशियों का योग है। अपन लोन पेयर के लिए तीसरा रूल ये कहते हैं कि यदि किसी यौगिक के ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी दिशा जिस एटम से जुड़ा उसके विपरीत दिशा में होती है। तो इसकी दिशा से क्या हो रही है? विपरीत दिशा में होती है। टोटल सदिश होगा तो इसका भी क्या होगा? म्यू इक्वल टू अपने पास 1.7 डिवाई होता है, राइट, ठीक है। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। द्विध्रुव आघूर्ण उन्हीं का 0 होगा जिनमें अपने पास क्या होता है कि वो आपके पास या तो क्या हो? अनसिमेट्रिक हो, या आपके पास क्या हो? वो आपके पास सदिश राशियों का योग नहीं होता हो। उनका म्यू इक्वल टू क्या होता है अपने पास? 0 नहीं होता है, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पर कार्बन की बात करें तो सदिश राशियों का योग हो रहा है। देखो कार्बन H H H H, हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है ना। तो ऐसे करके अपन किसी भी यौगिक का क्या कर सकते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण छोटा सा कंसेप्ट है इसे, मतलब अपन को डेफिनेशंस पूछ सकता है, इसकी यूनिट पूछ सकता है आपसे, बस इनके बारे में अपन से क्या कर सकता है? वो डिस्कस कर सकता है। थैंक यू। इसके बाद में अपन नेक्स्ट ऐसे करके अपने पास जो यूनिट नंबर 2 है आपके पास, जिसमें BBT MOT है, BBT MOT आपके पास क्या होती है? खत्म होती है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट आयोनिक बॉन्डिंग। थैंक यू।